हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। हम लोग हिस्ट्री के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे बच्चों, और इसी क्रम में आज यह दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया था। इसी प्रकार से 5 वीडियो में आपका 100 प्रश्नों को पूरा करा दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, अगर आप इन 100 प्रश्नों को देख लेते हैं और मॉडल प्रश्न पत्रों के 5 सेटों का सोल्यूशन को देख लेते हैं, तो बच्चों आपका एग्जाम में 35 प्लस मार्क्स को कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको सारा ध्यान में रखना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन पे डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करनी है, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिएगा बच्चों, 21 नंबर का आपका प्रश्न है। देखिए 20 तक तो हम लोगों ने कर लिया था। 21 नंबर का आपका प्रश्न है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा कौन सी युग की सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता थी। वैदिक काल में लोहा की खोज कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुई थी बच्चों। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे बच्चों? पतंजलि। योग का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। इसी के काल में योग, मतलब इसी के काल में नहीं, इसी का देन एक योग इसी का देन है बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। पूछा जाएगा आपसे योग दर्शन का मतलब योग दर्शन के राइटर कौन है, योग दर्शन किसने लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा ये पतंजलि ने लिखा है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है, सिकंदर की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु कहां पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और कब हुई थी इसकी मृत्यु? ये भी आप लोग याद रखिएगा, बेबीलोन में 323 ईस्वी बीसी में, 323 बीसी में, ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी बच्चों, ठीक ना। यहां तक आप लोग क्लियर है। जो सिकंदर है ना बच्चों, वो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत चुका था, लेकिन इन्होंने भारत को नहीं जीत पाया। इस क्या हुआ था, इसके सेना जो था ये व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था बच्चों। ये भी आता है कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था बच्चों, जिसकी वजह से ये पूरे भारत को नहीं जीत पाया था बच्चों। इन्होंने पोरस जो आपका है ना पंजाब तरफ के, उधर तो जीत ही लिया था, और वहां से फिर यह इधर भारत की ओर आगे बढ़ा था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद को मार के ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद है, जो नहीं पढ़ेंगे उसको नहीं धस रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन ये सारा एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है इससे, ठीक ना। उसके बाद है, अशोक के समय बौद्ध संगति हुआ था। तो वो बौद्ध संगति हुआ था, तो वो कहां पे हुआ था, सो आपको बताना है। तो ये कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। जो अशोक के समय बौद्ध संगति हुआ था बच्चों, वो कौन सा बौद्ध संगति था? वो तीसरा बौद्ध संगति था बच्चों। और ये कब हुआ था बच्चों? ये 255 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 255 बीसी में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक ना। यहां तक आप लोग क्लियर होंगे बच्चों। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ यह कौन से धर्म का ग्रंथ है बच्चों? आपसे पूछा जा रहा है जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था बच्चों? तो इसका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। और यहाँ पे एक और अन्य नाम था, क्या था? कौटिल्य था बच्चों। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति था बच्चों। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। या तो कौटिल्य ने ही की थी, या तो विष्णुगुप्त में, तीनों में से कोई भी रहे तो राइट आंसर आप लोग मार दीजिएगा, ठीक ना। सारा ऑप्शन में आपका नहीं रहने वाला है, तीनों एक ही व्यक्ति थे। उसके बाद है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहस्पति की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने इसकी हत्या की बच्चों। और इसकी हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। कौन वंश से? शुंग वंश की स्थापना की थी बच्चों। आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो कौन थे? बृहस्पति थे। कौन थे? बृहस्पति मौर्य वंश की अंतिम सम्राट थे बच्चों। यहां तक आप लोग क्लियर है।
28 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, किसके संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया था? देख, ये संगम क्या था बच्चों? तमिल कवियों का एक संगम होता था जहां पे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे बच्चों। तो किसके संरक्षण में हुआ था? तो ये पांडव, ये सब आप दक्षिण के हिस्ट्री का अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही बेहतरीन से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ये किसके संरक्षण में हुआ था? पांडव के संरक्षण में हुआ था बच्चों, ठीक ना? यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था बच्चों? चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी फाहियान था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था बच्चों, ठीक ना? उसके बाद कौन आए थे? हर्षवर्धन के काल में हैंसांग आए थे। समझ गए ना आप लोग? ये सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद है 30 नंबर का आपका प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच के संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? ये कौन से अभिलेख से मिलती है? तो बच्चों, तो इसकी संघर्ष की जानकारी, इनके युद्ध की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? एहोल के अभिलेख से। एहोल के अभिलेख से इसकी संघर्ष की जानकारी मिलती है। इन दोनों का जो युद्ध हुआ था बच्चों, वो कौन से नदी के किनारे हुआ था? इन दोनों का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। कौन से नर्मदा नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे इन दोनों का युद्ध हुआ था। और इसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी बच्चों। वर्धन वंश के जो राजा थे हर्षवर्धन, उसकी हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय ने जीत लिया था इस युद्ध को। समझ गए ना? और देखिए, ये एरन का अभिलेख जो आपका है बच्चों, एरन के अभिलेख से कौन सी जानकारी मिलती है? एरन के अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है बच्चों, जो किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है बच्चों। और हाथी गुफा अभिलेख जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इससे क्या मिलती है? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है बच्चों। और इस अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो कलिंग राजा खारवेल ने इस अभिलेख को लिखवाया था बच्चों। जबकि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में है। जिससे एक यह झील के किसके? स्कंदगुप्त ने जिस झील का पुनर्निर्माण करवाया था बच्चों, उसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। एक बार और आप लोग समझ लीजिए, एरन का अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है, जो किससे संबंधित है? जो भानुगुप्त से संबंधित है बच्चों। एहोल का अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच के संघर्ष की कहानी मिलती है, जो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी, जिसमें हर्षवर्धन का हार हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, ठीक ना? उसके बाद हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में है, जो कलिंग युद्ध अशोक और खारवेल राजा के बीच जो हुआ था बच्चों, कलिंग राजा के बीच जो हुआ था, खारवेल के बीच कलिंग युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में। इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे जो एक झील का निर्माण करवाया था, उसी के पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी मिलती है बच्चों, ठीक ना? यहां तक आप लोग को क्लियर होंगे। उसके बाद है, मगध किसकी राजधानी थी? तो मगध किसकी राजधानी थी? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र थी बच्चों। और ये चंपा किसकी राजधानी थी? ये चंपा आप देख रहे हैं, ये अंग की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद थे ना बच्चों, उसमें मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अंग की राजधानी चंपा थी। और कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। किसकी राजधानी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी बच्चों। और ऑप्शन नंबर 4 आपका है उज्जैन। तो उज्जैन किसकी राजधानी थी? ये भी आपको याद रखना है। अवंती की राजधानी आपका उज्जैन था बच्चों। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, सारा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना? इस 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्न को आपको कीजिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक ना? उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य के तृतीय सम्राट कौन था? देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद दूसरा सम्राट कौन हुआ? बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार, ये दूसरा था बच्चों। पहला कौन था? पहला आपका था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा में कौन था? बिंदुसार, और तीसरा में आपका अशोक था बच्चों। कौन था? तीसरा में आपका अशोक था। समझ गए ना? पहला चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक ना? उसके बाद दूसरा में आपका कौन आया? बिंदुसार, उसका बेटा। तीसरा में आपका कौन आया? तीसरा में आया अशोक, ठीक ना? और आखिरी कौन था? विरधस था, जिसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने हत्या की थी? पुष्यमित्र ने इसकी हत्या की थी। उसके बाद है, अष्ट अध्याय की रचना किसने की थी? जितना भी बुक है सारा को आपको याद कर लेना है, यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। टेलीग्राम बुक में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जितना भी बुक है, ठीक ना? तो इसकी अष्ट अध्याय की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना पाणिनि ने की थी। किसने की थी? पाणिनि ने इसकी रचना की थी। और योग दर्शन का पतंजलि ने, ठीक ना? ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है,
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए 34 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, किसने सबसे पहले भारत के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? भारत में स्वर्ण सिक्के यानी कि सोना का सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने जारी किया था। किसने किया था? हिंद यूनानियों ने सोना का सिक्का सबसे पहले जारी किया था बच्चों। और आप लोग प्रश्न में कंफ्यूज मत करिएगा, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने शुद्ध सोने की सिक्का को जारी किया था। लेकिन सबसे पहले सोने की सिक्का को किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सोने की सिक्का किस काल में जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस काल में? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने की सिक्का जारी किया गया था। लेकिन सबसे पहले सोने की सिक्का किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने किया था बच्चों। क्लियर है? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, ध्यान से वीडियो को आप लोग सिर्फ सुनिए, ठीक ना। उसके बाद है 35 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे? तो प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे? मेगस अस्थनीज थे। कौन थे? मेगस अस्थनीज थे। और इन्होंने किसकी रचना की थी? इंडिका पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया था बच्चों। और ये किसके राजदूत थे? ये सेल्यूकस निकोटर जो सेनापति किसका था? सिकंदर का सेनापति था बच्चों, उसी के राजदूत थे। जब सेल्यूकस निकोटर भारत लड़ने के लिए आया था युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से, तो चंद्रगुप्त मौर्य से इसे हार का सामना करना पड़ा। और चंद्रगुप्त मौर्य से इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की शादी इन्होंने करवा दी और इन्होंने अपनी एक राजदूत को वहीं पे रख दिया अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए। तो उस राजदूत का नाम क्या था? मेगा अस्थनीज था। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मगध की बारे में जो इन्होंने व्याख्या किया बच्चों, तो उसमें किसमें क्या है? इंडिका में किया है बच्चों। क्लियर है? ये भी पूछा जा सकता है कि आपके इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगा अस्थनीज इसकी लेखक है। उसके बाद है जैनियों की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की जो भाषा थी बच्चों, वो कौन सी भाषा थी? तो प्राकृतिक भाषा जैनियों की भाषा थी। और ये पाली आप लोग देख रहे हैं ना, ये बौद्धों की भाषा थी। तो कौन सी थी? बौद्धों की भाषा, मतलब बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी? तो ये पाली। जैन धर्म की क्या थी? प्राकृतिक थी, ठीक ना। आप लोग क्लियर है यहां तक? उसके बाद है सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ कहां पे है? उत्तर प्रदेश में बच्चों। और आपसे पूछा भी ये भी जा सकता है कि कुशीनगर किस राज्य में है? कुशीनगर किस राज्य में है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में। देखिए सारनाथ किससे रिलेट करता है? यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपका बुद्ध है ना, कौन थे? गौतम बुद्ध ने ही अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था बच्चों। और सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इस्लाम का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इस्लाम का उदय जो हुआ था ना बच्चों, 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब? कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। आप पूछिएगा सर कहां से हुआ था इसका उदय? तो इसका उदय अरब में हुआ था। कहां पे हुआ था? सऊदी अरब में, ठीक है ना, जहां पे मक्का मदीना है आपका, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? रामचरितमानस किस भाषा की में लिखी गई है? तो रामचरितमानस आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास ने इसकी रचना किया था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? अभी तक आपने चैनल को पीसीएम विजन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका 100 प्रश्नों को करवाया जाएगा बच्चों। प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो को आप लेट से देख रहे हैं बच्चों, तो एक बार प्ले लिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि प्ले लिस्ट में जब तक आप वीडियो लेट से देख रहे होंगे तो 5 सेट यानी कि पूरे 500 प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया गया होगा, ठीक ना। 100 प्रश्नों को ऐसा भी हो सकता है कि 100 प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया गया होगा, ठीक ना। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लेट से भी हो सकता है आप लोग वीडियो को देखे होंगे। नहीं तो प्रत्येक दिन आपका एक 20-20 प्रश्न आएगा और 100 प्रश्न पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए मैं 100 प्रश्न को एक दिन नहीं लिया, क्योंकि बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा, सारा प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा। खत्म करने से कोई मतलब नहीं। प्रश्न अगर आप याद रख पाते हैं तभी आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है बच्चों? कबीर की। किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का उपदेश संग्रहित है बच्चों, ठीक ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट वीडियो आपका अभी कुछ देर बाद पॉलिटिकल साइंस का 20 प्रश्न का आएगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।